Good morning students, I am Atul Rana and I am back with the 7th video lecture on the first chapter of chemistry, that is some basic concepts of chemistry. Okay. So in the last lecture we have discussed about this Dalton's theory and modern Dalton theory. Okay. So Dalton had given a theory which had some conspiracies. Okay, the conspiracies was revealed when the science got advanced. Okay, there were some points which were modified, and those modified points came under the modern Dalton atomic theory. Now the next topic we are going to study is empirical formula. Empirical formula. Okay, it is a very important it is a very important topic for this chapter. Empirical formula, many numericals come from this empirical formula. Okay, so pay attention. First understand the difference between empirical formula and molecular formula. Then I will do the numericals for the empirical formula. 2 to 3 numericals we will practice. Okay, one video lecture it will take. Okay, so molecular formula आपने सुना होगा. Molecular formula, ठीक है. Molecular formula आपने कई बार सुन लिया होगा, 9th क्लास से पढ़ते हो. MF से इसको रिप्रेजेंट करूंगा. MF मीन मॉलिक्यूलर फार्मूला शॉर्ट फॉर्म, और जहां पे मैं EF लिखूंगा इट मींस एम्पिरिकल फार्मूला. ओके, मैंने तुमसे बोला जी बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ. बेंजीन शायद तुमने पढ़ी नहीं है, नहीं पढ़ी है, पर ग्लूकोज तुमने पढ़ा हुआ है. मैं तुम बोले ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ, तो तुम ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या लिखोगे? ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या लिखोगे? C6H12O6. ये होता है ग्लूकोज का फार्मूला. अब मैंने तुम्हें बोला कि ग्लूकोज का इंपीरिकल फार्मूला लिखो. राइट डाउन द इंपीरिकल फार्मूला फॉर ग्लूकोज. तो ग्लूकोज का इंपीरिकल फार्मूला होगा, इसके जितने एटम्स हैं उनकी सिंपल रेशियो बिटवीन द एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल. ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, इसके एटम्स हैं, इनके बीच में सिंपलेस्ट रेशियो जो होगी दैट विल रिप्रेजेंट द इंपीरिकल फार्मूला. जैसे कैसे हो सकती है? 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6. तो रेशियो क्या आ गई? कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1. ओके, काट के तो इंपीरिकल फार्मूला क्या बनेगा इसका? CH2O. समझ रहे बात को? ग्लूकोज का सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन द एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज इट्स इंपीरिकल फार्मूला. मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करता है? देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला बता देता है in a molecule. Molecular formula क्या बताता है? In a molecule which type of atoms are there and how many atoms of each type are present. Molecular formula क्या बताता है कि कोई मॉलिक्यूल है, जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इसमें which kind of atoms are there, किस प्रकार के, किस टाइप के एटम्स हैं. तो ग्लूकोज में कार्बन के एटम्स हैं, हाइड्रोजन के एटम्स हैं और ऑक्सीजन के एटम्स हैं. ये बता दिया which type of atoms are there and how many atoms of each type, और हर एक टाइप के कितने एटम्स हैं. जैसे कार्बन के 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं. मतलब कंप्लीट जानकारी दे देता है क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला. अगेन आई एम रिपीटिंग, विद मॉलिक्यूलर फार्मूला you come to know that how many atoms of each type are present in a molecule. Okay, it tells about the type of atoms and how many of them are present in the molecule. It gives the complete information about the molecule. जबकि इंपीरिकल फार्मूला देता है, ये भी बताता है. इंपीरिकल फार्मूला क्या बताता है कि अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ विच टाइप ऑफ एटम्स. जैसे इंपीरिकल फार्मूला ने बता दिया कि ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है. यही बात किसने बताई थी? मॉलिक्यूलर फार्मूला में ये बात बताई थी. मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताता है? उसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स दे देता है. इसके 6 होंगे, इसके 12 होंगे, इसके 6 होंगे. ये टाइप ऑफ एटम तो सही बताता है कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये तो बता देगा ये, बट उनका एक्चुअल नंबर नहीं बताता है. उनके बीच की सिंपल रेशियो बताता है. काट के 6 1 6, कार्बन 1, 6 2 12, दिस. सो दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला. इट टेल्स द सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन द एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल. एंड ये क्या बताता है? इट गिव्स द टाइप ऑफ एटम्स प्लस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल एंड इट गिव्स द सिंपलेस्ट रेशियो between the atoms of a molecule. So this is the basic difference between empirical formula and molecular formula. Okay, अब तुम बताओगे कि empirical formula का रोल क्या है, क्यों हम पढ़ते हैं, ठीक है, और इससे क्या निकलता है वो तुम मैं आई विल टेल यू इन दिस वीडियो लेक्चर ओनली.
सबसे पहले बता दें कि एक्चुअल में महत्व क्या है एम्पिरिकल फार्मूला का। व्हेन वी हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला, व्हाई डू वी नीड दिस एम्पिरिकल फार्मूला? ओके, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, ये सारी बातें मैं तुम्हें बताता हूं, ठीक है। तो आई थिंक यू हैव understood the difference between empirical formula and molecular formula. Empirical formula tells us, molecular formula tells us about the molecule, that how many type of atoms are present in the molecule. ये भी यही बताता है how many type of atoms are present in a molecule. It gives the exact number of atoms of each type of atom present in the molecule, and it gives the simplest ratio between the atoms of different type present in the molecule. So again empirical formula, ठीक है। अब पढ़ते क्यों मान, मतलब कोई ना कोई बात तो होगी ना, ऐसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, बेंजीन है, जैसे वाटर है, वाटर क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, वैसे ही बेंजीन होता है। 11वीं क्लास में बेंजीन बहुत पढ़ोगे। बेंजीन क्या है, एक सॉल्वेंट है। बेंजीन क्या है, सॉल्वेंट है, लिक्विड फॉर्म में होता है। जो चीजें वाटर में नहीं घुलती है वो बेंजीन में घुल जाती है, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। बेंजीन में कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, कार्बन के भी 6 होते हैं, हाइड्रोजन के भी 6 होते हैं, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूं कि एक कार्बन एटम के साथ कितने हाइड्रोजन एटम अटैच है, एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन एटम अटैच है, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी ना कि 6 कार्बन होंगे उनके साथ एक, ऐसा थोड़ी ना कि 5 कार्बन होंगे उनके साथ एक अटैच होगा और बाकी जो एक बच गए उसके साथ 5 अटैच होंगे, ठीक है। मतलब एक कार्बन के ऊपर एक कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन एटम्स आ रहे हैं, एक कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन एटम्स आ रहे हैं, ठीक है। वो बताता है हमें एम्पिरिकल फार्मूला, वो बताता है हमें एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, पर एक एटम के ऊपर, वन टाइप के एक एटम के ऊपर दूसरे टाइप के कितने एटम्स हैं, दैट इज कन्वेड बाय द एम्पिरिकल फार्मूला। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालो, कट कट क्या बनेगा, CH। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है बेंजीन का, CH। इसका मतलब है कि बेंजीन में एक कार्बन एटम के ऊपर एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। एक कार्बन एटम कितने हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, एक ही हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, समझ रहे, ये तो टोटल बता देता है, टोटल कितने पड़े हुए हैं, ठीक है। स्कूल जैसे मान लो ये स्कूल के सारे बच्चे बता देता है कि स्कूल में कितने बच्चे हैं, पर कौन सा किस क्लास में पढ़ता है वो बताता है एम्पिरिकल फार्मूला, कि इसमें 6 कार्बन थे, 6 हाइड्रोजन थे, पर एक कार्बन कितने हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर रहा है, एक कार्बन एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, ये कौन बताता है एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल देखो कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का क्या था, C6H12O6। पुराने वाले एग्जांपल में वापस आ रहा हूं, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था, C6H12O6, और एम्पिरिकल फार्मूला क्या था, CH2O। ये क्या था, एम्पिरिकल फार्मूला। तो अब मॉलिक्यूलर फार्मूला ने बता दिया कि ग्लूकोज में भी 6 एटम कार्बन के हैं, 12 एटम हाइड्रोजन के हैं, 6 एटम ऑक्सीजन के हैं, ठीक है। बट एक कार्बन कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना रहा है, क्या वो 12 के साथ ही बॉन्डिंग बना रहा है, या ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, 10 हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, एक कार्बन कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, दैट इज नोन बाय एम्पिरिकल फार्मूला। तो एक कार्बन ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में किसके साथ जुड़ा होता है, 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है और एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है, ओके। तो दिस इज कन्वेड, दिस इंफॉर्मेशन इज कन्वेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला, ओके। अब एम्पिरिकल फार्मूला इंपॉर्टेंट क्यों है, एम्पिरिकल फार्मूला इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, वो तुम्हें बताता हूं मैं। इसकी तो एक इंपॉर्टेंस ये बता दी, इट टेल्स एक्चुअली व्हाट इज द काइंड ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब एम्पिरिकल फार्मूला इंपॉर्टेंट क्यों है, तुम्हें मान लो दिया हुआ है कि एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, उसमें सोडियम की परसेंटेज मान लो 20% है, सल्फर की परसेंट 60% है और ऑक्सीजन की परसेंट 20% है, ठीक है। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ, इसका फार्मूला बताओ कि फार्मूला क्या होगा। तो वो फार्मूला निकालने के लिए हमें पहले एम्पिरिकल फार्मूला निकालना पड़ता है, हमें क्या निकालना पड़ता है, एम्पिरिकल फार्मूला, और एम्पिरिकल फार्मूला से निकलता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। अगर तुम्हें किसी की परसेंटेज बताई गई है कि टोटल मॉलिक्यूल की परसेंटेज है 100%, मॉलिक्यूल किस से बना है, सोडियम सल्फर एंड ऑक्सीजन से, ठीक है। सोडियम की परसेंटेज में 20% है, सल्फर की परसेंटेज में 60% है, ऑक्सीजन की 20% है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल के बताओ। तो उसके लिए मेथड यूज होता है, एक मेथड है, आई विल टेल यू द न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो, बाय यूजिंग द परसेंटेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स यू कैन कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला, एंड बाय यूजिंग एम्पिरिकल फार्मूला यू कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं एक न्यूमेरिकल दिखाता हूं तुम्हें, उससे तुम्हें एस्टिमेट हो जाएगा कि हाउ टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला एंड हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला, ओके। सो एम्पिरिकल फार्मूला, द थ्योरी पोर्शन आई हैव डन,
ओके, मींस फिर से बता रहा हूं, सिंपलेस्ट रेशियो जो होती है बिटवीन द एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल दैट रिप्रेजेंट्स द एम्पिरिकल फार्मूला, और कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉलिक्यूल दैट इज गिवन इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मैं तुम्हें बताया था कि अगर तुम्हें किसी सब्सटेंस में, किसी मॉलिक्यूल में एटम्स की परसेंटेज दी हो, तो बाय यूजिंग दैट परसेंट यू कैन कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला, एंड इफ एम्पिरिकल फार्मूला इज कैलकुलेटेड देन यू कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला आल्सो। ओके, सो आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल इज टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ सॉल्ट। ठीक है, एक सॉल्ट है। While doing numerical, first step क्या आपका, read the statement very well and gather the information what is given in the numericals। तो देखो, an inorganic salt में कार्बन का, उसमें कार्बन इंक्लूड नहीं है, ठीक है, कार्बन होता है तो दैट इज ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मींस कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड। ओके, एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट इज देयर। इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, किस से बना है, वो सोडियम से बना है, सल्फर से बना है और ऑक्सीजन से बना है। उस सॉल्ट में 3 कंपोनेंट है, वो जो मॉलिक्यूल है उसमें 3 एटम है, सोडियम एटम, सल्फर एटम एंड ऑक्सीजन एटम। 3 एटम आ गए, ठीक है। ओके, अब सोडियम की परसेंटेज है 29.11%, सल्फर की है 40.51 एंड ऑक्सीजन की 30.38। ओके, व्हेन यू विल ऐड अप ऑल दिस, व्हेन यू विल ऐड अप ऑल दिस 29.11, 40.51, 30.38, देन यू विल गेट 100। सो 100% में से 29.11 क्या था, सोडियम था, 40.51 सल्फर है और 30.38 क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, अब मैंने लिख लिया है एल। अब फॉर्मूला निकालने के लिए ये है 1 2 3 4 5 चीजें तुमको याद करनी है। ये क्या होती है, आई विल टेल यू। एलिमेंट का सिंबल लिख लो, कौन कौन एलिमेंट है, सोडियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, आ गया। परसेंटेज कितनी है, 29.11%। इसकी कितनी, सल्फर की 40.51% and this of oxygen 30.38%। it is given in the question। एलिमेंट हो गया, परसेंटेज होगी, नंबर ऑफ मोल्स का निकालने का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सोडियम का या मॉलिक्यूलर मास, सोडियम का मॉलिक्यूलर मास होता है 23, यू नो, सल्फर का होता है 32, यू नो, ऑक्सीजन का होता है 16, यू नो। ओके, सो यू नो द मॉलिक्यूलर मासेस, बट व्हाट इज द गिवन मास, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है given mass upon molecular mass। W represents given mass, capital M represents molar mass। molar mass of sodium, sulfur and oxygen you know, but how to calculate the given mass। अगर मान लो 100% में से 29.11% क्या है, सोडियम है, तो मान लो पूरा सोल्ट हमने मान लिया 100 ग्राम, पूरा सोल्ट हमने क्या मान लिया, 100 ग्राम था। 100 ग्राम में से 29.11 ग्राम क्या होगा, सोडियम होगा, 40.51 ग्राम क्या होगा, सल्फर होगा, एंड 30.38 ग्राम व्हाट वुड इट बी, इट वुड बी ऑक्सीजन। क्लियर, तो यहां पे इसका गिवन मास आ जाएगा 29.11, इसका गिवन मास आ जाएगा 29.11। ओके, और इसका मोलर मास कितना, सोडियम का 23, ऐसे डिवाइड करके इसके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या कैलकुलेट। सिमिलरली सल्फर का गिवन मास आ जाएगा 40.51 एंड व्हाट इज द मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर, दैट इज 32। ये सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला लगा रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला लगा रहा हूं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। नाउ ऑक्सीजन गिवन मास 30.38 अपॉन मोलर मास 16 होता है, तीनों के मोल्स आ जाएंगे। सो व्हेन यू विल डू द कैलकुलेशंस इट विल बी 1.266, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम 1.266। सिमिलरली व्हेन यू विल डू कैलकुलेशन फॉर सल्फर it will be 1.266। okay, I have already done the calculation, that's why I am writing। when you will do the calculation for oxygen that will come 1.897। so how many moles of sodium, 1.266, how many moles of sulfur, 1.266, and how many moles of oxygen, 1.897। done। okay, number of moles are calculated। now comes simplest molar ratio। simplest molar ratio कैसे निकालते हैं, इसके कितने मोल्स हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं। सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालने के लिए जितने भी एटम्स हैं उनके जो मोल्स निकले हैं, इसके कितने निकले हैं 1.266, इसके कितने निकले हैं 1.266, इसके कितने निकले हैं 1.897। सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालने के लिए जिस एटम के जितने मोल्स निकले हैं उनको डिवाइड करना है, उनको क्या डिवाइड करना है, डिवाइड करना है किससे, विद द मोल्स ऑफ द एटम which have
मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स, तीनों के जितने भी मोल्स निकलेंगे उनको उससे डिवाइड करना है, उस एटम के मोल से डिवाइड करना है जिसके सबसे कम मोल्स आए हैं। तो यहां पे सबसे कम मोल्स किसके आए हैं, इन दोनों के सबसे कम है, क्लैश हो गए यहां पे। तो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालने के लिए सारों के मोल्स को, इसके जितने आए हैं, इसके जितने आए हैं, इसके जितने आए हैं, उसको जिसके सबसे कम मोल्स आए हैं उससे डिवाइड करना है। तो सबसे कम मोल क्लैश है, तो सबसे कम मोल कितने हैं, 1.266, 1.266, 1.266। गेटिंग द पॉइंट। जितने इन सारों के मोल्स को किससे डिवाइड करना है, उस सब्सटेंस के मोल से जिसके सबसे कम मोल्स आए हैं। तो सबसे कम मोल यहां पे है, डिवाइड करके सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ गई, 1 आ गई, इसकी क्या आ गई, 1 आ गई, इसकी क्या आ गई, डिवाइड करेंगे 1.5 आएगा, डिवाइड करेंगे 1.4 आएगा। तो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो आ गई, बट इट इज नॉट अ होल नंबर। पॉइंट में, डेसिमल में, फ्रैक्शन में जो आता है, इट इज नॉट अ होल नंबर। अब हम निकालेंगे इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो। ये तो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकाल ली, नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकाली। नाउ सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए इसको किसी से मल्टीप्लाई करें कि ये सिंपल होल नंबर बन जाए। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर मान लो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा, 3, तो वो होल नंबर में आ गई ना, सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो। अगर इसको 2 से किया है तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा, उसको भी 2 से करना पड़ेगा। इसको 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगी, इसको 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगी। अब लास्ट का रिजल्ट हमने देखना है, ये सबको भूल जाओ, ये निकालने को लास्ट देखना है। लास्ट में क्या, सोडियम के कितने हैं, 2, सल्फर के कितने आइटम्स हैं, 2, और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने, 3। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं, सोडियम 2, एंड वाला देखना सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सोडियम 2 आ गया, सल्फर 2 आ गया, ठीक है, एंड ऑक्सीजन 3 आ गया। सो दिस इज द इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट, दिस इज द इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट। आई थिंक ये तुम्हें चीजें 5 पॉइंट से याद रखने पड़ेंगे। एलिमेंट का सिंबल लिख दो, परसेंटेज विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, जितने परसेंट है उतना ही उसका गिवन मास मान लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे, फिर सारों के मोल्स को लिख देंगे और डिवाइड किससे करेंगे, विद द मोल्स ऑफ द एटम who have got the minimum number of moles, मिनिमम इसके थे, इसे डिवाइड कर दिया। अब यहां पे अगर सिंपल आ जाता, मान लो 2 आ जाता, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या थी, 1:2 आ जाती, पर यहां पे 1.5 आया था, इट इज नॉट अ होल नंबर। किसी सब्सटेंस का फार्मूला ऐसा लिखोगे, Na के 1.5 मोल है, 2 लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा, यहां पे तो लिख सकते Na 1.5, तो इसलिए इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दैट इज मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो फिर इसको किया तो इसको भी करना पड़ेगा। सोडियम 2, सल्फर 2 एंड दिस 2। So in this way we can calculate the empirical formula. Okay, एक न्यूमेरिकल empirical formula को और करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल about the molecular formula, how to calculate the molecular formula of a substance. Okay, yeah, this is enough for empirical formula. While calculating the molecular formula, तुम्हारे पास automatically empirical formula निकलेगा, तभी molecular formula आएगा. Got it? Okay बेटा, so we have just discussed how to calculate the empirical formula. Now the important portion is how to calculate the molecular formula. Okay, so अगर तुम्हें empirical formula निकालना आ गया, so by the same method you can calculate the molecular formula. Okay, so molecular formula, molecular formula. Okay, molecular formula का formula है, how to calculate the molecular formula. So molecular formula का formula है 2 multiply by, sorry, this is not 2. Molecular formula means n multiply by empirical formula. How to calculate the molecular formula? Mx is the short term I have used for molecular formula. Ef is the short term I am using for empirical formula. So to calculate molecular formula, you have to multiply empirical formula by n. So if you know the value of empirical formula, if you have calculated the empirical formula, you can calculate the molecular formula if you know n. If you know n. Okay. So what is n? N is molecular mass upon empirical formula mass. Molecular mass upon empirical formula mass. Okay, तो जिस क्वेश्चन में तुम्हें मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने को आएगा, उसमें तुम्हें मोलिकुलर मास ऑलरेडी गिवन होगा, उसमें तुम्हें मोलिकुलर मास ऑलरेडी गिवन होगा, ये तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा।
ठीक है, क्वेश्चन में अगर तुम्हें परसेंटेज बताता है कि सोडियम इतना परसेंट है, सल्फर इतना परसेंट है और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो, तो उस क्वेश्चन में तुम्हें मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा। ठीक है, अब आगे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ये कैसे निकालोगे? सपोज पिछली बार जो लास्ट न्यूमेरिकल वी डिड उसमें एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आया था? एम्पिरिकल फॉर्मूला आया था Na2HTO2। दिस वाज एम्पिरिकल फॉर्मूला। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या होगा? मास विच इज शोन बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला के हिसाब से जितना मास निकलता है दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो अगर तुमने एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया सो यू कैन इजीली कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। इसका कितना होगा? सोडियम के 2 हैं, एक का मास 23 होता है 23 प्लस सल्फर के 2 हैं, मास ऑफ 1 इज 32, 1 सल्फर एटम 32, ऑक्सीजन के 3 है, एक का मास कितना होता है 60। ओके, तो क्या होगा 46 प्लस 64 प्लस 48, जो भी टोटल करके आएगा दैट विल बी द एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। सो अगर तुमने एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लिया तो तुम एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल लोगे। क्लियर? अगर तुमने एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल लिया, मॉलिक्यूलर मास विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, तो तुम्हें n की वैल्यू आ जाएगी। अगर n की वैल्यू निकल आई तो n की वैल्यू को तुम एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब मान लो मैं सपोज करता हूं, एग्जांपल तो मैं बाद में कराऊंगा, सपोज करता हूं कि लास्ट केस में एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आया था? Na2H2O3। सपोज वहां पे मॉलिक्यूलर मास गिवन होता, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास तुम निकाल लेते। ठीक है, तो n की वैल्यू निकल आती। सपोज n की वैल्यू निकल आती 2, मॉलिक्यूलर मास गिवन होता और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल के n की वैल्यू रहती 2। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था इसका? 2 मल्टीप्लाई बाय Na2। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या जाता है इसी कंपाउंड का? Na4S4O6। गॉट इट? So if we know the value of n, we can calculate the value of molecular formula from empirical formula. तो मेथड वही है, empirical formula निकालोगे, n की वैल्यू निकालोगे, molecular mass will be given and you will be calculating molecular formula will vary easy। ठीक है, इसको समझाने के लिए एक अगला क्वेश्चन करते हैं जिसमें क्या होगा, मैं तुम्हें क्या निकाल के दूंगा, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा होगा, मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। नाउ I am with the second example. In this, earlier in the first example, we calculated the empirical formula. We calculated the empirical formula. Now, what is the question? A compound contains 4.07% hydrogen. Okay, 4.07% hydrogen, 22.28% carbon and 71.65% chlorine. एक कंपाउंड है, 3 एटम से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, और उनकी परसेंटेज बताई गई है। ठीक है, अब कंपाउंड का उन्होंने हमें फॉर्मूला नहीं बताया कि कितने कार्बन है, C2S क्या होगा, पर उन्होंने कंपाउंड का मोलर मास बता दिया। मोलर मास मान लो मॉलिक्यूलर मास बता दिया। एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होता है, 1 मोल का दिस मोलर मास बोलते हैं। तो मोलर मास बता दिया, मॉलिक्यूलर मास कुछ भी बता दिया। व्हाट आर इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूले? What are its empirical and molecular formulae? So empirical formula you have calculated in the last numerical also. वैसे पहले empirical formula निकालो और empirical formula से molecular formula निकल जाएगा। Okay? So first we will write the symbol of the elements, carbon, hydrogen, chlorine. लिख दिए। Percentage कितनी है इसकी? 22.28, 4.07. This is written. Now we have to calculate the number of moles. So we consider it as given mass. Okay? तो इसके number of moles कितने आएंगे? 22.28 गिवन मास अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। कार्बन का कितना होता है 12, डिवाइड करोगे आएगा ऑलमोस्ट 2.02। तो कार्बन के इसमें 2.02 मोल्स हैं। हाइड्रोजन का गिवन मास कितना है 4.07 डिवाइड बाय दिस मोलर मास कितना होता है हाइड्रोजन का 1, तो इसको तो सिंपल आ गया 4.07। ओके, नाउ क्लोरीन, क्लोरीन का गिवन मास कितना है 71.65 और इसका मोलर मास होता है 35.5। याद रखना क्लोरीन का मोलर मास होता है 35.5। दिस इज अ न्यू टर्म टू यू। इसको डिवाइड करोगे तो भी आई हैव डन द कैलकुलेशंस, आएगा 2.02। सो वी हैव कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन। नाउ सिंपलेस्ट मोलर रेशियो में क्या करना होता है, सारे के मोल्स को, कार्बन के, हाइड्रोजन के और क्लोरीन तीनों के मोल्स को वी विल डिवाइड विद द मोल्स ऑफ दैट एलिमेंट जिसके सबसे कम मोल्स हैं। सो सबसे कम मोल्स कितने हैं, ये है, इससे तीनों के मोल्स को डिवाइड कर देंगे। इस बार फिर से क्लैश आ गया, जुड़ने की क्लैश है, मैंने जो एग्जांपल लिए थे कोइंसिडेंटली उसमें क्लैश आ रहा है। तो मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2.02,
2.02 से हम तीनों के मोल्स को डिवाइड कर देंगे, तो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो क्या आएगी 2.02 डिवाइड बाय दिस 2.02, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो क्या आएगी 1 आ गई। अगेन 4.07 डिवाइड बाय 2.02 काटोगे तो ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 आ जाएगा। ओके, अगेन 2.02 इसके मोल्स हैं और सबसे कम मोल्स कितने, वो भी 2.02 है, 2.02 तो कितना आ गया 1 आ गया। नाउ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, दिस इज अ होल नंबर, दिस इज अ होल नंबर, दिस इज अ होल नंबर, कोई डेसिमल में कोई पॉइंट में नहीं आया है, तो द सिंपलेस्ट मोलर रेशियो विल बी इक्वल टू द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो क्या जाएगी कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 1। ओके, so in this way you have calculated the empirical formula. So what would be the empirical formula of this compound? कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन 1 है। So empirical formula will be CH2Cl. Empirical formula आ गया CH2Cl. Okay, but now we have to calculate the molecular formula also. We have calculated the molecular formula also. Okay, so molecular formula निकालते वक्त भी empirical formula निकालना ही पड़ता है, उसके आगे एक स्टेप करके हम molecular formula निकाल सकते हैं। नाउ मैं तुम्हें करके बताऊंगा हाउ डू वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, इरेज कर रहा हूं, ये देख लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लियर, इंपीरिकल फॉर्मूला निकल गया, सो वी कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर, मैं तुम्हें अभी बताया था टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वी शुड नो द वैल्यू ऑफ एन। इंपीरिकल फॉर्मूला कितना आ गया इसका, इतना आ गया, इंपीरिकल फॉर्मूला इतना आ गया इसका। तो इसका इंपीरिकल फॉर्मूला मास क्या होगा, जो मास इंपीरिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज इंपीरिकल फॉर्मूला मास। तो इंपीरिकल फॉर्मूला मास क्या आएगा इसका, EFM, इंपीरिकल फॉर्मूला मास क्या आएगा। कार्बन का एक कार्बन है 12, 2 हाइड्रोजन है, एक का मास 1 होता है, 2 का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लोरीन कितना है 1 है, तो 35.5 प्लस करोगे तो 35 और 2 37, 37 और 12 49, तो इंपीरिकल फॉर्मूला मास आ गया इसका 49.5 ग्राम। इंपीरिकल फॉर्मूला मास आ गया। मॉलिक्यूलर मास, ये मोलर मास कितना दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ, मोलर मास दिया, कंफ्यूज नहीं होना है, एन की वैल्यू में जो मर्जी डाल दो। इसका मोलर मास कितना दिया हुआ है, मोलर मास कितना दिया है इसका 98.96 ग्राम। ओके, इंपीरिकल मास इज गिवन, इंपीरिकल फॉर्मूला मास इज गिवन, ठीक है, molecular mass is also given, so we can calculate the value of n. What is the value of n? ठीक है, molecular formula देख लो क्या होता है, molecular formula, molecular formula का formula क्या है, n multiply by empirical formula। n की वैल्यू कैसे आएगी, by this, how the value of n will come, by this, n that equal to molar mass or molecular mass divided by empirical formula mass। so what is the molar mass, मैंने बताया था मोलिकुलर मास और मोलर मास विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, कितना है 98.96। ओके, इंपीरिकल फॉर्मूला मास, अगर तुमने इंपीरिकल फॉर्मूला निकाल दिया तो प्लस करके उसका मास भी निकाल लोगे, मास कितना उसका 49.5 ग्राम, ऑलमोस्ट कट करके एन की वैल्यू क्या जाएगी 2, द वैल्यू ऑफ एन विल बी 2। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय इंपीरिकल फॉर्मूला, इंपीरिकल कितना निकाला था CH2Cl। So molecular formula will become, कार्बन को 2 आ जाएंगे, हाइड्रोजन 4 आ जाएंगे और क्लोरीन कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, ठीक है। सो द मोलिकुलर फॉर्मूला फॉर दिस कंपाउंड विल बी C2H4Cl2, ठीक है। अब इसका मास कैलकुलेट करके देख लो, एक कार्बन का 12 है, 2 का 24 होगा, 24 प्लस 4 28, इसका 24 आ गया, 24 प्लस 4 28 आ गया, एक क्लोरीन का 35.5 है 35.5, 2 का कितना होगा 71, 71 प्लस 4 75, 75 plus 24 almost equal to this 98.96. Got the point? So in this way you can calculate the molecular formula, you can calculate empirical formula। तुम्हें मैंने बता दिया n की वैल्यू कैसे निकलती है, what is the relation between empirical formula and molecular formula, clear? So this was the second type in which this kind of questions can be asked। okay, इसका एक टाइप और है, कभी कभी यहाँ पे मोलर मास ना देके क्या दिया होता है, वेपर डेंसिटी दी होती है, क्या दिया होता है वेपर डेंसिटी। ओके, बस इसका थर्ड टाइप है, एक तो सिंपल मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछते हैं, सॉरी इंपीरिकल फार्मूला पूछते हैं, वो तो निकाल लोगे, मोलर मास दिया होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछते हैं, वो भी निकाल लोगे। थर्ड में क्या होता है कि मोलर मास ना देके दे हैव गिवन यू वेपर डेंसिटी, दे हैव गिवन यू वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी से तुम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाल सकते हो, दैट वी विल डिस्कस इन द दिस
further. Okay, so three type of numericals are asked related to empirical formula. Simple empirical formula, either they have asked or they have asked you to calculate the molecular formula. ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब कैलकुलेट करने को बोलेंगे तो या तो उन्होंने आइदर दे हैव गिवन यू मॉलिक्यूलर मास और दे हैव गिवन यू वेपर डेंसिटी, दे हैव गिवन यू वेपर डेंसिटी. ओके, वेपर डेंसिटी किसी गैस की दी होगी. सो बाय यूजिंग वेपर डेंसिटी यू कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस. ओके, बाय यूजिंग वेपर डेंसिटी दिस you can calculate the molecular mass. By using vapor density you can calculate the molecular mass. Empirical formula दिया होगा, अगर उसमें से molecular formula बनाना है आपने तो आपको molecular mass given होगा या molar mass given होगा. अगर molar mass या molecular mass given नहीं होता है and they have asked you to calculate the molecular formula तो उन्होंने vapor density दी होगी. Vapor density से तुम molecular mass निकाल सकते हो, vapor density से तुम molecular mass निकाल सकते हो. ओके, तो इसके लिए तुम्हें रिलेशन पढ़ना पड़ेगा between vapor density and molecular mass. So this relation I am going to tell you, relation between vapor density and molecular mass Okay, relation between vapor density and molecular mass. तो फर्स्ट पॉइंट जो वेपर डेंसिटी के लिए यूज वीडी. वेपर डेंसिटी इट इज अ relative density of a substance. Relative density of a substance. Vapor density is a relative density of a substance. Relative शब्द का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में बताऊं, तुम्हारी क्लास में there are many students. Height of all the students would have been different. सेम तो किसी की नहीं होती है. तो हम एक बच्चे को रेफरेंस मान लेते हैं. एक बच्चे को क्या मान लेते हैं? रेफरेंस मान लिया. ठीक है. अब क्लास के सारे बच्चे उसके साथ खड़े होंगे, कुछ उससे लंबे होंगे, कुछ उससे क्या होंगे? छोटे होंगे. ओके, तो हम बोलेंगे रिलेटिवली एक रेफरेंस मान लेंगे. बच्चा मतलब मुकुल नाम का बच्चा हमने क्या रेफरेंस मान लिया. मुकुल रेफरेंस है. उसके इर्द गिर्द क्लास के 19 बच्चे हैं. हम उनका हाइट मेजर करेंगे कि दिस स्टूडेंट ए इज this taller than Mukul, okay, and student B, it is shorter than Mukul, he is shorter than Mukul. Student C, he is taller than Mukul. Student 4, he is shorter than Mukul. तो यहाँ पे हमने रेफरेंस किसको मान लिया? एक को रेफरेंस मान लिया, मुकुल की हाइट को रेफरेंस मान लिया और उसको देख के बाकियों की हाइट बताएंगे उससे ज्यादा है या कम है. ओके, एक्चुअल हाइट नहीं बताएंगे, हम बताएंगे क्या कि मुकुल के कंपैरिजन में उसकी हाइट बाकियों की ज्यादा है या कम है. This is known as relative. ठीक है. So we don't calculate the actual vapor density, we calculate the relative density of a substance. ठीक है. तो अब हम इसमें रेफरेंस किसको मानेंगे? इसमें हमने रेफरेंस माना है हाइड्रोजन गैस को हमने रेफरेंस माना है कि किसी गैस की डेंसिटी हाइड्रोजन से कितनी ज्यादा है या हाइड्रोजन से कितनी कम है. सो इट इज नॉट द एक्चुअल डेंसिटी. जैसे तुम तराजू है तुम्हारे पास, ठीक है, यू हैव दिस तराजू. तो वहां पे तराजू में क्या होगा, क्या नाम उसका, 1 किलो का तुमने बट्टा डाल दिया, 1 किलो आयरन बार यू हैव पुट. तो कुछ उस 1 किलो आयरन बार से ज्यादा होगा और कुछ 1 किलो आयरन बार से कम आएगा. ठीक है. सो तुम हर चीज को किसके रिलेटिवली तोड़ रहे हो? उस 1 केजी आयरन बार के रिलेटिव. तुम हर चीज को कैसे तोड़ रहे हो? उस 1 केजी आयरन बार के रिलेटिव. ओके, हो सकता है कि उस आयरन बार का मास 1 केजी ना होके दुकानदार ने चालाकी से 750 ग्राम रख दिया, तो तुम तो गलत ले गए ना सारे. तो वी आर नॉट कैलकुलेटिंग द एक्चुअल मास. किसी को रेफरेंस मान के उसके अनुरूप दिस कैलकुलेशंस करना, दैट इज नोन एज रिलेटिव डेंसिटी. हो सकती है रिलेटिव मास, हो सकता है कुछ भी हो सकता है. सो वी आर नॉट कैलकुलेटिंग द एक्चुअल डेंसिटी ऑफ अ गैस, वी आर कैलकुलेटिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ गैस. ओके, तो इसमें रेफरेंस किसको माना है हमने? रेफरेंस हमने माना है हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी को, कि हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी से दूसरी गैसेस की डेंसिटी ज्यादा है या कम है. वेपर कौन बनाएगा? या तो लिक्विड जो वोलेटाइल है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू वेपर्स, और गैस जिसके वेपर्स होंगे. तो हमने यहां पे रेफरेंस किसको मान लिया है? जिसकी डेंसिटी को देख के हम बता रहे हैं कि इसकी डेंसिटी से ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, या कम है तो कितनी कम है. यहां पे रेफरेंस हमने माना है किसको? रेफरेंस हमने माना है यहां पे हाइड्रोजन गैस को.
ओके, हाइड्रोजन गैस को रेफरेंस मानते हैं। जैसे एटॉमिक मास निकालते वक्त वी टेक कार्बन एज रेफरेंस, ठीक है। वी आर नॉट कैलकुलेटिंग द एक्चुअल मास ऑफ अ एटम, वी आर कैलकुलेटिंग द मास ऑफ अ एलिमेंट एटम कि वो कार्बन से कितना भारी है, दैट इज रिलेटिव मास वी आर कैलकुलेटिंग, वी आर नॉट कैलकुलेटिंग द एक्चुअल मास। उसी तरीके से वेपर डेंसिटी में हम कैलकुलेट करेंगे कि कोई गैस हाइड्रोजन से कितनी ज्यादा डेंस है या हाइड्रोजन गैस से कितनी कम डेंस है। तो रेफरेंस इज हाइड्रोजन हियर एंड वी विल कैलकुलेटिंग द रिलेटिव डेंसिटी, इट इज नॉट द एक्चुअल डेंसिटी। ओके, relative means in comparison with something, we will calculating the relative density। okay, इसको मैं एग्जांपल देके कराऊंगा, तुम्हें आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वेपर डेंसिटी का फार्मूला कैसे बनाएंगे। वेपर डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। ओके, सो मास ऑफ a certain volume of gas, एक वॉल्यूम लेंगे उसका मास लिखेंगे। वेपर डेंसिटी मीन मास ऑफ अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस, सर्टेन वॉल्यूम ले लेंगे। मान लो तुमने 1000 ml के कंटेनर में गैस भर दी तो मास उस हिसाब से आएगा। अगर मान लो तुमने 50 ml के कंटेनर में दिस गैस भर दी तो उसका मास उस हिसाब से आएगा, ठीक है, डेंसिटी उस हिसाब से आएगी, सॉरी, ठीक है। अगर बड़े कंटेनर में मास बड़े वॉल्यूम के कंटेनर में तुम गैस को भरोगे तो उसकी डेंसिटी क्या रहेगी, कम आ जाएगी। छोटे वॉल्यूम के कंटेनर में भरोगे तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सो मास ऑफ अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस, कोई भी वॉल्यूम ले लेंगे, ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखे, कोई भी टेम्परेचर प्रेशर रहेंगे उसको कांस्टेंट मान के मास ऑफ अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस, कुछ वॉल्यूम ले लिया हमने गैस का, उसका मास देखेंगे। डिवाइड बाय रेफरेंस क्या है, गैस या वेपर, वेपर भी ले सकते हो, गैस या वेपर। मास ऑफ अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस, जितना वॉल्यूम तुमने गैस का लिया है उतना ही वॉल्यूम तुम किसका लोगे, हाइड्रोजन गैस का लोगे। किसका लोगे, हाइड्रोजन गैस का। तो मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ गैस, मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हम ले लेंगे कि कोई भी गैस है, गैस ए है, उसका 1000 ml में कितना मास निकलता है उतना ही वॉल्यूम हम किसका लेंगे, 1000 ml के कंटेनर में हाइड्रोजन गैस डाल देंगे और उसका मास कितना निकलता है। दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि वो गैस हाइड्रोजन से कितनी हल्की है, हाइड्रोजन से कितनी भारी है। ओके, सो मास ऑफ अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस, कोई भी वॉल्यूम ले लेंगे उसका मास कैलकुलेट करेंगे। मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, जितना तुमने यहां पे वॉल्यूम लिया गैस का उतना ही तुम किसका लोगे, हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम यू विल डू। यहां तक क्लियर है। वेपर डेंसिटी इज रिलेटिव डेंसिटी, जिसको हम किसके नजरिए से देखते हैं, बाय यूजिंग हाइड्रोजन गैस एज अ रेफरेंस। तो किसी गैस की अगर वेपर डेंसिटी निकालनी है तो वी विल टेक द मास ऑफ अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस और उतने वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस का लेके उसका मास निकालते हैं। क्लियर। अब रिमेंबर एवोगैड्रोस लॉ, रिमेंबर एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो लॉ ने क्या बोला था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल नंबर ऑफ गैसेस सॉरी इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एवोगैड्रो ने क्या बोला था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रो लॉ ने बोला था, ठीक है। यहां पे इस गैस का और इस गैस का वॉल्यूम क्या है, बराबर है, तो इनके मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे, इनके मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इन दोनों का गैस का और हाइड्रोजन गैस का जो रेफरेंस गैस है, जो सॉरी गिवन गैस है और रेफरेंस गैस है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो दोनों के मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो जितने मॉलिक्यूल किसके होंगे, वेपर डेंसिटी को बीडी से लिख रहा हूं, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस, मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम सेम है दोनों का, तो उनके मॉलिक्यूल्स भी क्या आएंगे, सेम आएंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो मान लो इस गैस के आते हैं एन मॉलिक्यूल्स, एन का मतलब है 100 200 400 500 1000 करोड़ 10 करोड़ जितने भी हैं, वॉल्यूम सेम है, इसका और इसका वॉल्यूम क्या सेम है। तो इसके अगर एन मॉलिक्यूल्स आते हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स भी कितने आएंगे, इसके भी एन मॉलिक्यूल्स आएंगे। मान लो इसके 100 आए तो उसके भी 100 आएंगे, इसके 200 आए तो उसके भी 200 आएंगे, ठीक है। बट इन दोनों का मास अलग होगा, ठीक है, इन दोनों का मास अलग हो सकता है। हाइड्रोजन के 100 मॉलिक्यूल्स हो तो हाइड्रोजन के 100 मॉलिक्यूल का वेट अलग होगा, मास अलग होगा। और दूसरी गैस सपोज कर लो अमोनिया गैस है, तो अमोनिया के 100 मॉलिक्यूल्स का मास क्या होगा, अलग होगा। नंबर सेम हो सकता है गैस का, इसके भी 100 इसके भी 100 है, बट उनका मास अलग होगा। तो इसके अगर एन मॉलिक्यूल्स हैं, इसके भी एन मॉलिक्यूल्स आएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस हमने कोई भी लिया, उतना वॉल्यूम हमने हाइड्रोजन गैस का ले लिया, ठीक है। सेम वॉल्यूम सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ। इसके एन मॉलिक्यूल्स हैं, इसके एन मॉलिक्यूल्स हैं, तो मास ऑफ
n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस या कोई वेपर लिया तो भी ठीक है, और यहां पे मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ये क्लियर हो गया? ठीक है, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम हाइड्रोजन का सेम था, तो इनके मॉलिक्यूल्स भी कहेंगे सेम आएंगे, तो मास इसका निकाल लेंगे, उतने का मास निकलेगा। सपोज कर लो एक मॉलिक्यूल यहां पे इस गैस का आया और एक ही मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का आया, मॉलिक्यूल तो सेम हो गए। मान लो n की जगह हमने क्या पुट कर दिया, कितने मॉलिक्यूल थे इसके? एक थे, ठीक है, तो आ गया मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिवाइड बाय मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? 2 होता है, ठीक है, H2 मींस 2। तो हाइड्रोजन गैस के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? हाइड्रोजन का मास 1, H2 का मास क्या हो गया? 2 हो गया। तो इसके एक मॉलिक्यूल का मास कितना आएगा? 2 आएगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? यहां पे देखो क्या है वेपर डेंसिटी, मैं इसको ऊपर करके लिख रहा हूं। वेपर डेंसिटी क्या आएगी? यहां से देखो ऊपर चलो, उल्टा चल रहा हूं। वेपर डेंसिटी क्या आएगी? इसको अंडरलाइन कर दो। वेपर डेंसिटी किसके बराबर आएगी? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गिवन गैस, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिवाइड बाय मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के वन मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 2 ग्राम। आ गया। सो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस क्या आ गया? उस गैस का मॉलिक्यूलर मास आ गया। एक मॉलिक्यूल का मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास। ओके, वन मोल मॉलिक्यूल्स का मास क्या होता है? मोलर मास। सो उसके गैस के एक मॉलिक्यूल का मास पूछा है, दैट इज मॉलिक्यूलर मास। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस मींस मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय 2। सो वेपर डेंसिटी का मॉलिक्यूलर मास का फार्मूला क्या आ गया? मॉलिक्यूलर मास, उसको mm करके लिख रहा हूं मैं, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का फार्मूला क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाई बाय वेपर डेंसिटी, 2 मल्टीप्लाई बाय वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर मास का फार्मूला आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय वेपर डेंसिटी। ओके, तो अगर आपको वेपर डेंसिटी दी है, ठीक है, और मोलर मास से मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया है, ठीक है, और आपको बोला जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए n की वैल्यू जुड़ी है, n की वैल्यू डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास तो गिवन ही नहीं है, पर वेपर डेंसिटी गिवन है। तो किसी की भी वेपर डेंसिटी दी हो गैस को, उसको तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू देके तुम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हो। गेटिंग द पॉइंट? एक बार फिर से क्लियर कर दूं, वेपर डेंसिटी इज रिलेटिव डेंसिटी। वेपर डेंसिटी बताता है कि किसी गैस के वेपर्स की डेंसिटी हाइड्रोजन गैस के वेपर्स की डेंसिटी से कितनी ज्यादा है, ठीक है। अब दोनों में हम मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस देखेंगे और मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे। गैस और हाइड्रोजन का वॉल्यूम क्या रखेंगे? सेम रखेंगे। वॉल्यूम सेम रखेंगे तो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ क्या होगा? दिस वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम आएंगे। अगर उसके n मॉलिक्यूल है गैस के, हाइड्रोजन गैस के कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे? n मॉलिक्यूल्स आएंगे। सपोज n मतलब कितने भी हो सकते हैं, 100, 200, 1000, करोड़। सपोज गैस का एक मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन का भी एक मॉलिक्यूल है, तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। और मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस को क्या मानेंगे? मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय वेपर डेंसिटी। तो अगर क्वेश्चन में तुम्हें वेपर डेंसिटी भी दी है तो बाय यूजिंग वेपर डेंसिटी यू कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। इफ यू कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास you can calculate the value of n, and if you can calculate the value of n you can do this problem converting empirical formula into molecular formula. So ये 3 केस हैं, ठीक है। 2 के तुम्हें न्यूमेरिकल करा दिए, इस वेपर डेंसिटी का न्यूमेरिकल करा देते हैं, ठीक है। ओके, सो नाउ वी विल कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला यूजिंग वेपर डेंसिटी, ठीक है। ये थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। सो बिफोर सॉल्विंग एनी न्यूमेरिकल द फर्स्ट स्टेप इज टू read the statement well. So what is the statement? Find the molecular formula of a gas if its empirical formula is CH3 and vapor density is 50. Empirical formula दिया हुआ है और तुम्हें इसका molecular formula निकालना है. So what is molecular formula is equal to n multiplied by empirical formula. This is true. Molecular formula is equal to n multiplied by empirical formula. So molecular formula will be n multiplied by CH3. Molecular formula will be n multiplied by CH3. Okay. So now we have to calculate the value of n. So
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, mm means molecular mass divided by empirical formula mass. So n will be equal to molecular mass divided by empirical formula mass. Empirical formula mass means mass depicted of a molecule in its empirical formula. तो empirical formula क्या है? CH3. तो empirical formula mass क्या होगा? This C12 हाइड्रोजन 3 है, 12 3 15, तो इंपीरिकल फॉर्मूला मास आ गया अपना 15 ग्राम। ठीक है, अब हमको निकालना रह गया मॉलिक्यूलर मास। नाउ द लास्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? अगर तुम्हें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए दिस व्हाट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, यहां पे तो कोई रिलेशन दिया नहीं है, क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास गिवन नहीं है, बट वेपर डेंसिटी इज गिवन। वेपर डेंसिटी कितनी है? 15 है। ठीक है, सो मैंने तुम्हें पढ़ाया था मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय वेपर डेंसिटी। ये अभी भी पढ़ा के आता हूं, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय वेपर डेंसिटी। या तो मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा, गिवन नहीं होगा तो वेपर डेंसिटी गिवन होगी। अगर वेपर डेंसिटी गिवन है तो बाय यूजिंग वेपर डेंसिटी यू कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास इस केस में क्या आएगा? इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 15 दैट इक्वल टू 30 ग्राम। सो मॉलिक्यूलर मास क्या आ गया? 30 ग्राम। 30 ग्राम, इंपीरिकल फार्मूला मास 15 ग्राम, तो n की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n हियर। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय CH3। सो व्हाट विल बिकम? मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बिकम C2H6। आंसर समझ गए बात को? मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए अपने को मॉलिक्यूलर मास चाहिए और इंपीरिकल फार्मूला मास चाहिए। इंपीरिकल फार्मूला तुम निकाल लोगे। आई हैव टोल्ड यू दिस वे टू फाइंड आउट द इंपीरिकल फार्मूला। इफ यू कैन कैलकुलेट द इंपीरिकल फार्मूला यू कैन कैलकुलेट द इंपीरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में गिवन होगा, पर यहां पे क्वेश्चन में गिवन नहीं है। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? वेपर डेंसिटी इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी को निकाल के तुमने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। मॉलिक्यूलर मास आ गया, n की वैल्यू होगी, n की वैल्यू होगी, वी गॉट द मॉलिक्यूलर फार्मूला।